स्क्रीन साथ से शुरू कर दिए एकदम। हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद जय भारत। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखना आवाज़ आ रही है क्या? एक बार फटाफट आ जाओ सारे बच्चे। आ जाओ फटाफट। देखना आवाज़ सही आ रही पूरी फाड़ू तरीके से, क्योंकि आज का इंटरव्यू सबसे बेस्ट इंटरव्यू होगा भाई। क्योंकि हमारे जो सामने सक्सेस बैठी है, इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है शायद हम सपने में भी नहीं सोच सकते। और ये एक महान कवि भी हैं, ऐसी कविताएं सुनाएंगे, मोटिवेशन क्योट्स, जो आप सुनकर आपकी ज़िंदगी में आपको मज़ा भी आएगा उन चीज़ों का। और ऐसी फीलिंग देंगे सर कि आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम जब डिमोरलाइज होते हैं किस तरीके से उठना है। और जब छोटी जॉब, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि कांस्टेबल लग जाते हैं, तो वहाँ पर हमें सेटिस्फाई नहीं होना। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, सफलता ये नहीं कि आपने जॉब ले ली, सफलता उसका नाम है को ज़िंदगी में जो आपके अंदर एफर्ट थे या जो आप कर सकते वो आपने जो हासिल किया है या नहीं, वो सफलता है। तो हम सर की गुड इवनिंग भाई शोएब अख्तर, शोएब सर सारे शेयर कर दो फटाफट। गुड इवनिंग भाई राकेश यादव सर, गुड इवनिंग, ओ सॉरी गुड आफ्टरनून। एक एक बार शेयर कर दो और सारे यूट्यूब पे आ जाओ फटाफट। सर धीरे धीरे मेरी टीम जुड़ रही है, आ जाओ फटाफट। क्योंकि आज का सेशन इतना बेस्ट जाएगा, हम जिंदगी में सर से सीखने। सर लेक्चरार है हिंदी के, और हिंदी के लेक्चरार समझ सकते हो हमारी मातृभाषा हिंदी। और जो हिंदी के जो लेक्चरार होते हैं, जो हिंदी के ज्ञाता होते हैं, ओबियसली बात उनको कविताएं अच्छी आती हैं। और सर मोटिवेशनल कोट्स बताएंगे, कविताएं सुनाएंगे और ऐसी चीज़ें बताएंगे जो ज़िंदगी में हमने कभी नहीं सुनी। सर का सफ़र मैं बता देता हूँ। शुरू में बहुत सी छोटी जॉब से शुरुआत की थी सर ने, एज ए फायरमैन चंडीगढ़ में ये थे। उसके बाद कांस्टेबल लगे, 6 साल इन्होंने कांस्टेबल की जॉब की। और ये मात्र ऐसे कांस्टेबल थे उस टाइम के जिन्होंने अपनी जॉब के दौरान नेट और जेआरएफ निकाला था हिंदी में। तो सर से बहुत चीज़ें सीखेंगे। पवन कुमार गुड आफ्टरनून, मोहन नितेश गुड आफ्टरनून, अमित गुड आफ्टरनून, रवि गुड आफ्टरनून। सारे यूट्यूब पे आ जाओ फटाफट। हाँ तो सुमित सर को, हाँ शोएब अख्तर भाई, सुमित सर का इतना वो बोलते हैं ना गर्मजोशी से स्वागत करता हूँ मैं मेरी इस टीम के साथ, मेरी परिवार के साथ। तो सर मोस्ट वेलकम मेरे स्टूडियो में आने के लिए। और मेरी ऑडियंस को आज इतना मोटिवेट कर दो कि वो बोले कि हाँ सर का दोबारा से इंटरव्यू कराना। तो मोस्ट वेलकम सर। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। सबसे पहले मैं सुनील बुरा सर को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर मेरे को मौका दिया कोरोना जैसी महामारी में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पे अपने परिवार के साथ भी ठीक ठाक से होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं की, सभी टाइप्स के जॉब्स की, और आपकी मोटिवेशन का, कि जब हम कोशिश करते हैं तो उस चीज़ से हम बाहर नहीं निकल पाते। हम सोचते हैं कि एक ही बार फॉर्म अप्लाई किया और उस बार हमारे को जॉब मिल जाए तो ठीक है। अगर वो जॉब नहीं मिलती तो हम सोच के चलते हैं कि अब ज़िंदगी ख़त्म है। ऐसा नहीं है। ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद जो लोग शुरू करते हैं वही शख्सियत तारीख में पहचानी जाती हैं और लोग उन्हीं को याद करते हैं। मैं पुनः एक बार सुनील बुरा सर का धन्यवाद करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर मेरे को बुलाया और ऐसा अवसर मेरे को दिया कि मैं अपने जीवन के पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूँ। सुनील बुरा सर। सारे एक एक शेयर कर दो फटाफट भाई। राजेश गुड आफ्टरनून, राकेश दिसोदिया नमस्ते भाई। सारे एक बार यूट्यूब पे आ जाओ सारे, क्योंकि मेरे सामने जो स्क्रीन लगी है वो यूट्यूब की है भाई। थोड़ा सा शीतल राणा वॉइस नोट क्लियर, आवाज आ तो रही बेटा शीतल। सूरज गुड आफ्टरनून भाई। सारे यूट्यूब पे आ जाओ भाई, सारे फेसबुक वालों, क्योंकि यूट्यूब की फैमिली हमारी बहुत, फेसबुक वालों तुमसे बड़ी हो चुकी है हमने, क्योंकि वहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं। तो हम सर से जानेंगे कि जैसे सर बताते थे कि जब मैं कांस्टेबल था तो सारे बच्चे सेटिस्फाई थे, मतलब वो बोलते थे कि भाई जॉब है चलो बस, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन ध्यान रखना, भीड़ हमेशा, वो बोलते हैं ना कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ता हमेशा सही हो, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। क्योंकि सर ने कांस्टेबल रहते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी की कि वहाँ उस समय 15 साल पहले कि इसने सोचा कि आज तो एडवांस टेक्नोलॉजी सारा यूट्यूब पर मैटर मिल जाता है। सर ने बिना कोचिंग की हुई नेट जेआरएफ निकाला था और एकमात्र ऐसे कांस्टेबल थे जिन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो हमें किसी भी छोटी जॉब पे सेटिस्फाई नहीं होना है, अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है। जो अचीवमेंट हम कर सकते हैं वो हमें करना है।
सर हमारे साथ सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। तो सर कहाँ से आपने शुरुआत की थी कि आपने लगा था कि मैं जॉब करके कि छोटी जॉब से मैं लेक्चरार तक पहुंच पाऊंगा? सर एक सर डायलॉग सुना दो बच्चों को मोटिवेशन सा, आपकी जो कविता जो जितना लंबा चले वो उतना ही निखर गए, जो जितना लंबा चले वो उतना ही निखर गए, नहीं देखे जिसने पाँव के छाले वो लोग उतने ही शिखर गए। अगर मैं शुरुआत करूं बिल्कुल शुरुआत के दिनों से, आरंभिक दिनों से, 2000 में 12वीं पास करने के बाद मैंने फायर इंजीनियरिंग साइंस का जो डिप्लोमा था वो नागपुर महाराष्ट्र से किया। उस समय के हालात ऐसे थे कि सर वो डिप्लोमा कहीं होता नहीं था, लोगों को जानकारी नहीं थी भाई इस प्रकार के डिप्लोमा से भी नौकरी मिल सकती है। 12वीं में 71% मार्क्स मेरे थे और कोई रिलेटिव था जिसने मेरे को बताया कि वैसे ऐसे ये फायर सर्विस के लिए भी डिप्लोमा होता है और वहाँ से करके उसमें जॉब मिल सकती है। तो यहाँ से 6 महीने का वो डिप्लोमा मैंने नागपुर से किया और उसके बाद +2 करने के बाद 6 महीने का ब्रेक, एक पूरा सेशन मेरा ख़राब था। वो डिप्लोमा पूरा करने के बाद मैंने दोबारा जाट कॉलेज जींद में एडमिशन लिया, BA फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वहाँ से पास की। उसके बाद फाइनल ईयर में जब CDLU बनी तो उसके बाद क्योंकि मेरे 2 जो सेशन थे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से थे, तो मैंने कॉरस्पॉन्डेंस से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से फाइनल ईयर का फॉर्म अप्लाई किया। तो BA करने के बाद मैंने पहली बार सोचा कि हायर स्टडीज़ की तरफ जा जाए और मैंने रेगुलर एडमिशन MA हिंदी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में लिया। जब मैं गया तो पारिवारिक परिस्थितियाँ आज मैं जिक्र करूँ उन पुरानी बातों में अगर मैं जाना चाहूँ तो इतनी अच्छी भी नहीं थी कि बच्चों को बताओ कि सर, क्योंकि हर जो बच्चा तैयारी करता है गवर्नमेंट जॉब की, पिछली बात तो हमारी जैसी फैमिली से आता है, तो बच्चों को बताओ कि किस किस तरीके की हमारे सामने वो परिस्थितियाँ आई थी। परिस्थितियाँ सबसे पहले जो सिचुएशन आती है कि आपको ये क्लियर हो कि ज़िंदगी में आप क्या बनना और क्या करना चाहते हैं। अगर आपका एम क्लियर नहीं है तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। गाहे बगाहे अगर आपको कुछ मिल भी जाता है दाएं बाएं से तो आप कभी ज़िंदगी में एग्जाम्पल नहीं हो सकते, आप अपवाद हो सकते हैं। अगर ज़िंदगी में आपको उदाहरण बनना है तो लीक से हट के आपको कार्य करना पड़ेगा और ऐसा कार्य जिसको लोग देखें और आपको एक मोटिवेशन के रूप में लें, प्रेरणा के रूप में लें। जब विश्वविद्यालय में मैं गया तो ये कहने वालों की कमी नहीं थी कि वे पढ़ाई जो वहाँ विश्वविद्यालय में होती है वो अपने कॉलेजों में यहाँ भी होती है। हाँ, हम मानते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, BSc, MSc कॉलेज से भी हो सकती है, अच्छे मार्क्स से भी हो सकती है और वो लोग भी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम आएंगी लेकिन वैसी परिस्थितियाँ नहीं है कि उनके अंदर आप अपनी ज़िंदगी के एम को बदल दें, अपना रास्ता बदल दें। आप एक बार अपना तय कर लें कि ज़िंदगी में आपको कहाँ जाना है, फिर लोग कुछ भी कहते रहें। 4 पंक्तियों में सुनाता हूँ कि भूल कर भी सपना न बताना, भूल कर भी सपना न बताना, जो खास हैं उन पर न इतराना, सहारे के नाम पर जख्म नए देता है जमाना, तुम अपने पीठ खुद ही थपथपाना। जितनी भी प्रेरणा आपको लेनी है, कोई आपको ये कहने वाला नहीं आएगा कि आप ज़िंदगी में ये कीजिए, फलां कीजिए। जो कुछ भी करना है आपको अपने बूते पर, अपने दम पे करना है। हाँ, इतना ज़रूर है जब आपके पास सक्सेस होगी, अच्छा पद और कद होगा, लोग खुद कहने के लिए आएंगे कि फ़लाँ व्यक्ति मेरे साथ पढ़ता था, वो मेरे साथ चाय पीता था। वो तमाम लोग आपकी फहरिस्त में होंगे और आपके पीठ पीछे खड़े होंगे, लेकिन आपकी पीठ आपको खुद थपथपानी पड़ेगी, सारी संघर्ष खुद करना पड़ेगा, मेहनत खुद करनी पड़ेगी। कोचिंग सेंटर जाइए, आप कहीं से भी पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, लेकिन एक एम निश्चित कीजिए कि मेरे को ज़िंदगी में बनना क्या है। अगर बगैर एम के आप तरह तरह की डिफरेंट राइटर की बुक्स पढ़ेंगे, आप एक कोचिंग सेंटर लीजिए, कोई एक अच्छा राइटर लीजिए जिसको पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। कम पुस्तकें रखिए लेकिन पढ़िए अच्छा। तो मैं मान के चलता हूँ अगर ज़िंदगी में आपका जो एम है अगर वो स्थायी है, क्लियर है, तो ज़िंदगी में कोई कारण नहीं बनता कि आप उस एम को प्राप्त नहीं कर सकते। समस्याएं ज़िंदगी में आती हैं, उन समस्याओं से बाहर निकल कर इंसान बनता है। अगर बगैर संघर्ष के, बगैर मेहनत के किसी को कुछ मिल जाए तो वो मेहनत और वो सफलता कोई मायने नहीं रखती। तो सर की जो बात है, थैंक यू भाई। सारे जो फेसबुक वाला यूट्यूब पे आ जाओ भाई, क्योंकि स्क्रीन पे हम यूट्यूब के कमेंट ले रहे हैं भाई। अबे भाई अनमोल दुबे, बेटा यूट्यूब पे आ जाओ सारे। देखो सोनू चौटाला का सर कमेंट है कि कांस्टेबल में पढ़ाई का टाइम मिल जाता है, क्योंकि देखो जब हम जॉब मिल जाती है तो वहाँ पर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो हमें जॉब मिल गई। ऐसा कुछ भी नहीं कि टाइम नहीं मिल पाता। तो सर बताएंगे कि कांस्टेबल या छोटी जब हम जॉब लग जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। और मैं स्पेशल सर को इसलिए लेके आया हूँ कि सर कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। और सर टीचर का जो आप प्रोफेशन बता रहे, जो मेवात में उन चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा। जो मेवात के एजुकेशन में सर ने सुधार किए, लास्ट में वो बताऊंगा मैं कि इन्होंने मेवात के लिए क्या क्या किया एजुकेशन में। जो वो आप
मेवात में सर के इतने फैन हैं कि हमारे सोशल मीडिया पे हमारे खुद के भी नहीं है। मुझे प्राउड फील हुआ कि मैं ऐसे सर का इंटरव्यू ले रहा हूं कि इन्होंने एजुकेशन में इतना नाम कमाया है। तो सर कैसे मैनेजमेंट किया था आपने कांस्टेबल की जॉब के साथ तैयारी करने के लिए? चंडीगढ़ फायर सर्विस में 6 महीने के बाद मैंने रेजिग्नेशन दिया और बतौर कांस्टेबल मैं 2/8/2007 को एज ए कांस्टेबल अपॉइंट हुआ। उसके बाद 11 महीने की सुनील सर हमारा ट्रेनिंग हुआ भौंडसी गुरुग्राम में। उसके बाद हमारे को डायरेक्ट सीएम रेजिडेंस चंडीगढ़ के ऊपर अपॉइंट किया गया। वहाँ पे जो हरियाणा आर्मड पुलिस का मेरा लीन था 3rd बटालियन हिसार से। तो वहाँ पे 2 चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ेंगी कि आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो। ड्यूटी के साथ आपने को ये मैनेज करना पड़ेगा कि नाइट में, दिन में, आफ्टर ड्यूटी। ये ड्यूटी, क्योंकि जिस चीज़ का हम पैसा लेते हैं, गवर्नमेंट ने हमारे को अपॉइंट किया, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। कांस्टेबल में जब लगा, वो जिस भी जॉब में आप जाते हो, क्लास सी की हो, बी की हो, उसको आप पूरे चार्म से, पूरे इंजॉय से, पूरी मेहनत से करें। तो कुछ लोग आपको मिलेंगे जो डिमोटिवेट करेंगे, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आप उन परिस्थितियों में आपका सहयोग करेंगे। मैं जब चंडीगढ़ सीएम रेजिडेंस पे था, वहाँ पे 2, 4, 5 लोग सब इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर थे। ऐसा नहीं है कि पुलिस में सब अच्छे लोग नहीं होते, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। वहाँ शिफ्ट चलती हैं, 4 घंटे की ड्यूटी रात को होती है, 4 घंटे की दिन में होती है। उसको जो मुंशी होता है, डेली डायरी जो हमारी देखता है, उसके साथ बात करके उसको बता के सारी सर्कमस्टांसिस हम अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं। मेरी ड्यूटी किन शिफ्ट में आएगी, क्योंकि वो हर तीसरे दिन बदल जाती है। तो वो 4 घंटे की जब ड्यूटी रात को होती थी, तो सीएम रेजिडेंस और गवर्नर हाउस चंडीगढ़ में, सुनील सर आप वाकिफ़ होंगे, वहाँ पर पोस्ट के ऊपर लाइट है। तो मैं पीडी प्रतियोगिता दर्पण और मेरी जो जितनी भी एक लिटरेचर की बुक्स होती थी, हिंदी लिटरेचर की, इवन हरियाणा जीके की, जो भी उस समय का सिलेबस होता था, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो बुक्स में रात को जब 4 घंटे की ड्यूटी होती थी, उस लाइट के नीचे बैठ के अपनी पोस्ट के ऊपर अपनी ड्यूटी के साथ वो बुक्स भी मैं पढ़ता था, मौका दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि एकाग्रता मेरी भंग होती थी। ड्यूटी मेरी मस्ट फर्स्ट में थी, एजुकेशन सेकंड थी। अगर उन 4 घंटे में मेरे को रात को टाइम मिलता था तो मैं जितना कर पाता था उसको नोट डाउन करता था कॉपी में। फिर 4 घंटे के बाद अगर ड्यूटी दिन में 10 से 2 थी तो फिर रात को 10 से 2 आएगी। मैं 3-4 घंटे सोने के बाद फिर 3-4 घंटे पढ़ता था। हाँ, बैड एलिमेंट भी थे, ये कहने वाले लोग भी थे कि कांस्टेबल की नौकरी लग गई, अब क्या आप लेंगे। तो अगर वहाँ पर सेटिस्फाइड होते तो हम शायद ना आज आपके सामने होते, ना लेक्चरर होते। और मेवात जैसे एरिया में, बैकवर्ड एरिया में, जहाँ काम करना लोग ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे 6 साल के कार्यकाल में मैं 2013 से मेवात में हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वहाँ के लोग बड़े अदब से, बड़े इस्तकबाल से वहाँ शिक्षकों का सम्मान करते हैं। हमारे को पूरा सम्मान मिला और हमने भी उस सम्मान की बदौलत इतना कार्य वहाँ ज़िले में किया कि उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। तो सर मेरे एक बात ध्यान में आई, सर ने कहा भाई जो मेवात के बारे में हमारे छवि बनाई जाती है, मुझसे एक बात ध्यान में आई कि जितनी सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने हमारे बीच में नेताओं ने की है, सोशल डिस्टेंसिंग विचारों की, अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग ना की होती तो आज कोरोना जैसी ये जो बीमारी है ना, कि बोलते हैं कि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग रखो, उससे ज़्यादा तो सोशल डिस्टेंसिंग नेताओं ने हमारे बीच में कर दी है कि हमारे मेवात में जहर घोल दिया है कि मेवात के लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर वहाँ से 7 साल से जॉब कर रहे हैं और बोलते हैं कि बहुत सी लॉयल वो है कि ऐसे लोग हैं जहाँ पर मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है। मैंने बोला सर को कि ट्रांसफ़र करा लो सर, बोला सर मुझे कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पर मज़ा आ रहा है। तो जो ये माहौल बनाया जाता है ये सिर्फ वोट बैंक के लिए बनाया जाता है। इन चीज़ों से सीखा करो कि जो सर बता रहे हैं कि मेवात का एजुकेशन सिस्टम ये है और इसमें सुधार से काम भी कर रहे हैं सर। तो जो बच्चों आपके जो क्वेश्चन है, जो छोटी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सर ने छोटी से बड़ी तक का एक सफ़र तय कर लिया है, तो जो बीच में पड़ा हुआ है हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे। आप अपने कमेंट देखते रहना, वो लिखते रहना, हम स्क्रीन पे देख रहे हैं सारे। फेसबुक वाला यूट्यूब पे आ जाओ भाई फटाफट। तो सर बच्चों को मैनेजमेंट बताओ कि जैसे वो जो को लग जाता है कि छोटी सी जॉब पे, और वो बताता है कि सर मैं बड़ी जॉब की तैयारी कैसे करूं, या जो बच्चे मुझे डिमोरलाइज करते मेरे साथ वाले कि तू नहीं कर सकता, तो उनको किस तरीके से टैकल करें। अपनी कविताओं के माध्यम से भी बताओ और अच्छे तरीके से उनको कन्वेंस करो कि इस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। जब आप जिंदगी में चलते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि वहाँ आपको पीछे धकेलने वाले ज़्यादा होते हैं और आगे निकालने वाले कम। 2 पंक्तियों में बताता हूँ कि हम भी दर्दों की एक चट्टान रखते हैं, हम भी दर्दों की एक चट्टान रखते हैं और वो फिक्र में हैं कि कैसे चेहरे पर मुस्कान रखते हैं। कोई कुछ भी कहे उनको इग्नोर करो, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी आपके एग्ज़ाम सिस्टम के ऊपर, आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। आप मान के चलो कि जिस जॉब के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए आप कितने घंटे की स्पेसिफिक आपकी स्टडी स्पेसिफिक हो सकती है, कितने टाइम में आप उसको कवर कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का, जैसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को हम लें,
इवन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन तक जो SCS की जो पोस्टें निकलती हैं उनके लिए भी हम सिलेबस देखें तो वो पोस्ट वाइज अलग अलग है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सेम है, HPSC का थोड़ा अलग होता है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपका हरियाणा जीके है, आप पूरे सिस्टम को बांट के चलें। पूरे 200 नंबर का अगर आपका एग्ज़ाम होना है तो उसमें से कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा मार्क्स का है, या जो सब्जेक्ट आपको अगर मैथ्स अच्छा आता है तो मैथ्स में आप कोशिश करें, हरियाणा जीके आपकी अच्छी आती है उसमें आप 2 नंबर 3 नंबर बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप जो बिल्कुल सर्टिफाइड पब्लिशर की जो बुक्स हैं या जो अच्छे लेक्चरर हैं जिन्होंने कोचिंग सेंटर में पढ़ाया है, जैसे पीछे आपकी जो 4 घंटे की मैराथन क्लास थी हरियाणा जीके की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, वो यूजफुल क्लासेज थी। और मेरा एक पर्सनल आपसे सुझाव है कि मुखर्जी नगर, हालांकि मैं आज के बदले हुए दौर में, बदली हुई परिस्थितियों में कह सकता हूँ वहाँ पे बिजनेस ज़्यादा है, काम कम है, लेकिन सुनील सर बधाई के पात्र हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हिसार और जींद और भिवानी जैसे रीजन में सक्सेस वो नहीं है कि हम परीक्षा पास कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, सक्सेस वो है कि फाइनल सिलेक्शन तक हम गए कि नहीं गए। एग्ज़ाम तो 4 टाइम्स और 5 टाइम्स से स्टूडेंट क्लियर करते हैं, उनमें से कितने फाइनल सिलेक्शन दे पाते हैं, मैं उसको सक्सेस मानता हूँ। अगर हम फाइनल स्टेज पे जाके और वहाँ से डिमोरलाइज हो जाएं कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप एक के बाद एक सफलताएं, मैं फायरमैन से चला, उसके बाद कांस्टेबल, उसके बाद हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर, और 2012 में सिपाही रहते हुए नेट। वो एक टाइम मैनेजमेंट था, अच्छे फ्रेंड्स सर्कल की वजह से था। आप जो बैड एलिमेंट हैं उनसे बच के रहिए। 4 पंक्तियों में सुनाता हूँ। डॉक्टर दिनेश रघुवंशी एक बहुत बड़े कवि हैं, पूरे जोश के साथ, वो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, वो अक्सर लिखते रहते हैं। मैंने पहले बताया था, जब आप किसी अच्छी जॉब के लिए जाएंगे और जब अच्छी फील्ड में आप कोशिश करेंगे तो दुश्मन आपके ज़्यादा होंगे और फ्रेंड्स आपके बहुत कम होंगे। तो दिनेश रघुवंशी जी ने एक बार कहा था, रिश्ते अक्सर बेड़ी बन जाते हैं, रिश्ते अक्सर बेड़ी बन जाते हैं, प्रश्न चिन्ह बन राहों में तन जाते हैं। रिश्ते अक्सर बेड़ी बन जाते हैं, प्रश्न चिन्ह बन राहों में तन जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी से कोई अनबन है, ऐसा नहीं कि किसी से कोई अनबन है, बस कुछ दिन अकेला चलने का मन है। जिंदगी में शेर की तरह अकेला चलना सीखिए। लेकिन मैं मान के चलता हूँ, अगर आप में जिस दिन आप अकेला चलने का हुनर सीख जाएंगे और उनके बैड एलिमेंट, बैड कमेंट, वो विश्वविद्यालय लेवल पे हों, स्कूल लेवल पे हों, ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग में मिलेंगे जो आपको बार बार टोकेंगे, कहेंगे कि नहीं ये कर सकता। ऐसे लोगों के एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मेरे साथ के 2 लोग हैं, प्रदीप दलाल हैं मेरे साथ, वो हरियाणा पुलिस में बतौर कांस्टेबल थे, पॉलिटिकल साइंस में। उन्होंने UGC नेट क्वालिफाई किया। पिछली जो HPSC की सुनील सर भर्ती थी उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुए, बगैर खर्ची पर्ची के। सबसे बड़ा एरा ये कलयुग ये है कि आज भी लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे। जब 2017 के बाद इंटरव्यू को समाप्त किया गया माननीय शासन के द्वारा, और शासन अब एक लाइन के ऊपर है कि कहीं कुछ भी हो जाए उससे हमारे को मतलब नहीं है। एज ए स्टूडेंट और एज ए लेक्चरर मैं सोचता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी मेहनत करने के बाद अगर नौकरी उसको ईमानदारी से मिलती है तो उससे बड़ा फल कुछ नहीं होता। और वो शासन ने देने का प्रयास किया है। पिछले 3, 4, 5 सालों में जो वैकेंसीज निकली और उनके ऊपर जो भर्तियां हुई, जिसमें ग्रुप D की हो, सब इंस्पेक्टर की हो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की हो, IRB की हो, HCS की 2 भर्तियां निकाली, वो हों। मेरे को नहीं लगता किसी का खर्ची पर्ची लगा है। और आज के ज़माने में खर्ची पर्ची के बगैर नौकरी मिल जाए तो ये बहुत बड़ा कारण है। नौकरी लगने वाला नौकरी लग जाता है। सैकड़ों लोगों को पीछे एक उदाहरण के तौर पे मिलता है कि फलां व्यक्ति ने ऐसा किया है। और मैं मान के चलता हूँ अगर सुनील बुरा सब इंस्पेक्टर नहीं लगता गोगड़ियाँ से, ये एक लाइन बनेगी सर, आप देखना, आप 5-10 सालों के बाद आप सब इंस्पेक्टर आए हैं, इंस्पेक्टर और इवन UPSC और HCS तक की पोस्ट आसपास के जो लोकल विलेजर्स स्टूडेंट हैं उनको निकालेंगे। हमको को 3 C को छोड़ना होगा, C फॉर कलर, C फॉर कंडक्टर और C फॉर कांस्टेबल। उससे आगे की सोच हमारे को रखनी होगी और उसके लिए हमारे को कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं कराएगा सुनील सर, वो हमारे को खुद करना होगा। हिंदुस्तान का सिस्टम ये है, जब हम यहाँ पे कोई कोशिश करते हैं तो ये जो ट्रिपल वाला C है ना सर, ये बच्चों को एक्सप्लेन कर दो। मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि कांस्टेबल से भी आगे हमें सोचना है, क्योंकि सर जब मेरे बैच में कांस्टेबल आते हैं तो मैं उनको चेहरा देखता हूँ, लेकिन मुझे अंदर की सच्चाई पता है कि कांस्टेबल होता क्या है, कैसी जॉब है, क्योंकि मैं इस फील्ड से रहा हूँ। तो उनको ये ट्रिपल C वाला बता दो कि सर इससे हमें बाहर कैसे निकलना है। जब क्लर्क, कांस्टेबल और कंडक्टर ये क्लास 3C हैं, मतलब क्लास C लगा लीजिए आप। क्लास C में जब कोई व्यक्ति अपॉइंट हो जाता है उसको लगता है, क्योंकि समाज का हमारा फॉर्मूला ये है, हमारे को जॉब मस्ट चाहिए, और एक जॉब मिलते ही हम लाइफ सिक्योर समझ लेते हैं, वे फैमिली अच्छे से चलेगी, पूरा सेटअप हो जाएगा, फाइनेंशियल साउंडिंग हो जाएंगे, हम अच्छे से कर सकते हैं, सोसाइटी में एक स्टेटस होगा हमारा, वो सही है, स्टेटस भी होगा, आपके पास पैसा भी होगा, फैमिली भी अच्छी हो सकती है। अगर आपके अंदर बूता है, आपके अंदर ताकत है और आपका सब्जेक्ट अच्छा है। कांस्टेबल की जब हम जॉब करते हैं, तो मैं जब कांस्टेबल अपॉइंट हुआ 2/8/2007 में, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन था, MA
क्वालिफाई था और एमए भी यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट का मैं टॉपर था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ से आने के बाद अगर मैं किसी व्यक्ति को आज ये बातें बताता हूँ, अगर आपको ही बताऊँ कि मैंने एमए करने के बाद क्लास सी का जॉब किया कांस्टेबल का, हालांकि मेरी भर्ती में 17 एमए थे हम, और उनमें से 8 आज सर असिस्टेंट प्रोफेसर या अदर डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, और मैं भी पुलिस छोड़ के जूनियर लेक्चरर पे आया, उनमें से कोई एक दो बचा हो मैं कह नहीं सकता। अगर आपका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग है कि आप कर सकते हैं तो आप किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। अगर आपने सेटिस्फेक्शन ये कर लिया भाई क्लास सी सही है, हाँ ये सुनील सर मैं मान के चलता हूँ कि कांस्टेबल की जॉब बहुत हार्ड है, और कांस्टेबल को छोड़ दीजिए हरियाणा पुलिस हो या इंडियन आर्मी हो, बेल्ट की जहाँ जॉब आती है वहाँ बहुत आपको डिटर्मिनेशन की, पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। कोई आपको, एक तो ये बातें बच्चों को ध्यान रखनी है कि आपको कोई कुछ भी कहे, क्योंकि पुलिस में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो फरलो की प्रॉब्लम है। घर जाने के लिए हम 3 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, पढ़ने के लिए 1 घंटा हमारे पास नहीं होता। अगर हम उसी 2 दिन को 3 दिन को जब अपॉइंट होते हैं, किसी की शादी होती नहीं है, 3 4 5 साल लग जाते हैं, और वही एक टाइम होता है जब हम अपने आप को बना सकते हैं और दिखा सकते हैं। अगर आप माइकल फेल्प्स एक स्विमर हुए अमेरिका के, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, वो एक ऐसे स्विमर थे, उनके एक हाथ में प्रॉब्लम थी, लेकिन जो उनकी माँ थी उन्होंने स्कूल की, उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं थी, उनको ड्रॉप आउट किया और वो घर पे रहने लगे। लेकिन हीरे की परख जैसे जौहरी को होती है, उनके जो कोच थे जिनके पास उनकी मम्मी छोड़ के आई, उनको परख थी भाई ये लड़का एक दिन नाम रोशन करेगा। और इंडिविजुअल किसी प्रतियोगिता में इंडिया के गोल्ड मेडल आज सभी इवेंट में इतने नहीं है जितने में उसने 23 गोल्ड मेडल वो एक ही ओलंपिक में लेके आया। हम आज तक वो रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए। उसने 4 ओलंपिक खेले, उसके 23 मैं बताता हूँ सर उनके बारे में। देखो सर ने उसका जिक्र किया तो मैं आपको बता देता हूँ। अपनी स्ट्रेंथ पहचाने, हमें अपने आप से कोई नहीं जानता कि अपने ज्यादा कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है। हम क्या करते हैं, हम किसी को फॉलो कर लेते हैं। कोई पढ़ाने लग जाता है, बोलता है कि चलो मैं पढ़ाने लग जाता हूँ, ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है और ये हमारे डीएनए में है, इस बात का बुरा मत मानना। हमारे वहाँ से एक हॉकी के जादूगर से लेकर वहाँ का वो जो एरा था उसको छोड़ दो, बाकी आज की जो हम देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से कोई भी एक सुशील कुमार को छोड़कर दूसरा ओलंपिक नहीं खेल के आया। क्यों? क्योंकि हमारे डीएनए में हो जाता है कि हमने बहुत कुछ अचीवमेंट कर लिया, हम कुछ छोटा सा कर तो लेते हैं। मैं नहीं मानता वो, देखो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ओलंपिक खेलना, लेकिन हमारे ऐसे अंदर क्या है कि हमारा कोई भी प्लेयर दूसरे ओलंपिक में नहीं जी पाता। और माइकल फेल्प्स जैसा 4 ओलंपिक खेला था और 23 गोल्ड मेडल, इंडिया के टोटल मेडल हैं, वो ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, इतने उसने गोल्ड जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सोच पे है कि उन लोगों की सोच इतनी बड़ी है, वो लोग अब हम उनसे तुलना कर देते हैं। तो तुलना अच्छी बातों में किया करो, पहनावे में मत करना कि हम उनसे ऐसे कपड़े पहनते हैं तो उनकी सोच बहुत ही पॉजिटिव है महिलाओं को प्रति। भाई उनकी सोच यहाँ क्यों नहीं फॉलो करते हम? वो लोग साइकिल से कैंसर ठीक करते हैं, वो इतनी साइकिलिंग करते हैं 7-7 घंटे 8-8 घंटे कि वो कैंसर तक की जैसी बीमारी से भी अपने आप को फाइट करके अच्छी जिंदगी जीते हैं। वहाँ हम उनको फॉलो क्यों नहीं करते? एक गंदी सोच को फॉलो करते हैं बस। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। तो सर अपने लेते रहा करो सर, भाई कमेंट आ जाओ, यूट्यूब पे आ जाओ, सारे एक शेयर करते रहो फटाफट। फेसबुक वाला यूट्यूब पे आ जाओ, सर आपको सब कुछ बताएंगे। तो सर कभी ऐसा लगा था कि जैसे मैं कांस्टेबल हूं कि बड़ी जॉब कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या इसी दलदल में, या कि भाई मुझे ऑफिसरों के ताने सुनते मिलेंगे? क्योंकि कांस्टेबल की जॉब है वो बहुत ही टफ जॉब है। सर बताएंगे इसके बारे में एक्सपीरियंस। तो सर यही इसलिए लेके आया हूँ सर आपको कि बच्चे बताएं कि हाँ ऐसा होता है नहीं होता, क्योंकि मेरी नहीं भी माने, लेकिन आप हमारे सर हैं, सीनियर हैं बहुत, तो आपकी जरूर मान लेंगे। मुझे तो मजाक में भी ले लेंगी सर, क्योंकि मैं मजाक करता रहता हूँ। तो सर बच्चों को बताएं इस बारे में। मैं एक वाक्य सुनील सर आपको बताता हूँ। 2011 में एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आउट हुई HPSC की जूनियर लेक्चरर की। उस रिक्रूटमेंट में मैंने इंटरव्यू फेस किया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तक मैं नहीं पहुँच पाया। वन आई एम वर्किंग एज ए कांस्टेबल इन हरियाणा पुलिस इन द CID डिपार्टमेंट। डिफरेंट की विंग है हरियाणा पुलिस में। बतौर सिपाही मैं CID विंग में था। तो वो जो 5 साल की हरियाणा पुलिस की जो जॉब थी, जितनी भी अर्नड लीव होती हैं, गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं वो समझते होंगे, आप समझते हैं, वो 1 साल की हमारे को 10 मिलती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे। और उनको जो डिपार्टमेंट में किसी भी गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हो, उनकी वैल्यू समझते हैं कि लास्ट में जब आपकी रिटायरमेंट होती है तो आपको 300 छुट्टियों के वो जो उस टाइम पे आपकी सैलरी है तो पैसे मिलते हैं। और वो जो रेशो होता है इनकम का वो लाखों में होता है। तो 5 साल की 6 साल की जो 60 अर्नड लीव थी, जब मेरा फाइनल सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हुआ तो मैंने UGC नेट क्वालिफाई करने के बाद लिए वो 60 के 60 दिन की EL के लिए अप्लाई कर दिया। मैं ऐसा पहला कांस्टेबल था जिसके अकाउंट में रेजिग्नेशन के दिन एक भी EL बकाया नहीं थी।
और मैं 1-1.5 महीना जींद रहा, और मेरा गांव की दूरी को जींद से ज़्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर की, अप डाउन भी मैं कर सकता था। लेकिन बच्चों एक बात आपको सीखनी पड़ेगी, अगर ज़िंदगी में कुछ भी बनना है तो आपको होम सिकनेस छोड़ना पड़ेगा। होम सिकनेस का मतलब है ये घर की जो बीमारी होती है ना, कि माँ बाप के बिना मन नहीं लगना, या पड़ोस के जो दोस्त हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। ये बात सर इसको अच्छे से, अगर हम घर नहीं छोड़ सकते तो हम जिंदगी में कुछ नहीं बन सकते। कुछ लोग कहेंगे भाई वो 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने घर नहीं छोड़ा, वहीं पे बैठे बैठे तैयारी की। हो सकता है अच्छे लोग हों, 14-15 घंटे पढ़ के जो मकाम आप हासिल करोगे वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा इंसान बनना है, जिंदगी में 2-5 साल विश्वविद्यालय में लगा पाओ, दी बेस्ट है। आप समझ लेना जिंदगी में विश्वविद्यालय की कीमत क्या है, यूनिवर्सिटी की। और सेकंड, अगर आप घर छोड़ सकते हैं, 50% काम बन जाता है कोई व्यक्ति अगर घर छोड़ने की ताकत रखता है। अगर आप HCS लगना चाहते हो, यूपीएससी में जाके सिविल सर्विस क्वालिफाई करना चाहते हो, अगर आप घर छोड़ सकते हो, दिल्ली मुखर्जी नगर में रह सकते हो, जवाहर नगर में रह सकते हो, क्योंकि वहाँ की सर्कमस्टांसिस 120 किलोमीटर से दिल्ली मुखर्जी नगर के बारे में सोचना बहुत आसान है। मैं वहाँ हर मंथ चला जाता हूँ, क्योंकि पलवल से वो 60 किलोमीटर पड़ता है। और मेरा सभी बच्चों से गुजारिश है कि ज़िंदगी में मैं ये नहीं कहता मुखर्जी नगर में आप कोचिंग लेना, क्योंकि मुखर्जी नगर आज एक बिजनेस की तरह है। वहाँ पे सभी बच्चों की ऐसी पोजीशन नहीं है कि फाइनेंशियल वो वहाँ पे कोचिंग ले पाएँ। मेरी ऐप पे मुखर्जी नगर घर पे देना शुरू कर दिया। लेकिन जो व्यवस्था सर ने की है ना, ये तो भाई सराहनीय काम है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर स्टडी मंत्रा ऐप को आप यूज करेंगे तो कोई कारण नहीं बचता कि आने वाले टाइम में जैसे ही कोरोना का प्रकोप खत्म होगा और कमीशन की परीक्षाएं जैसे ही शुरू होंगी तो मुखर्जी नगर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी की चकाचौंध है, वहाँ पर फाइनेंशियल लॉस आपका ज़्यादा है और पानी अच्छा नहीं है। उसके मुखर्जी नगर के साइड में बत्रा सिनेमा के पास है जो चाउमीन का एक शॉप है, वहाँ पे चाय मिलती है, बुक शॉप के बिल्कुल फ्रंट में। मेरा इतना मानना, कोचिंग मत लेना, ज़िंदगी में जब भी मौका मिले 1 महीने में 2 महीने में आप उस शॉप पे जाके कॉफ़ी पीना। वहाँ की जो फीलिंग है, मेरी 40 साल की एज है, हालांकि ज़िंदगी में बनना करना कुछ नहीं है, लेकिन अब भी लिटरेचर और कविताएं लिखता और पढ़ता रहता हूँ। APJ अब्दुल कलाम को पढ़ो, MK गांधी को पढ़ो, लेनिन को पढ़ो। जितनी बुक्स आप पढ़ोगे उससे आपको एक मोटिवेशन आएगी कि फला व्यक्ति ने इन सर्कमस्टांसिस में रहते हुए ये कार्य किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब हम ये सेटिस्फैक्शन लेके बैठ जाते हैं, भाई 40,000 रुपये सैलरी है, इससे घर का खर्चा, सब्जी वब्जी, अच्छी बीवी आ जाएगी, हो सकता है किस्मत से वो जॉब वाली मिल जाए, नहीं तो आके लग जाएगी। अगर इन चीज़ों से आप बाहर आना चाहेंगे तो मैं मान के चलता हूँ कि ज़िंदगी आपकी जिस जगह पे आप हैं उससे भी अच्छी हो सकती है, बेटर हो सकती है। अगर आप इन 3 C में उलझे रहेंगे, फलां व्यक्ति ने मेरे को ये कह दिया कि आप कर नहीं सकते, उसने कह दिया कि आप ये नहीं कर सकते, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आपका वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं है, आप इंटरव्यू फेस अच्छे से नहीं कर सकते, तो ज़िंदगी में आप कुछ नहीं बन सकते। अपनी खुद की स्ट्रेंथ आपको खुद पहचाननी होगी। लोग अपने आप पीछे आ जाएंगे, उनकी चिंता छोड़िए। पूरा का पूरा एक कारवां होगा आपके पीछे जिस दिन आपकी मुट्ठी में कुछ होगा। अगर मुट्ठी में कुछ नहीं है, कितने ही आप अच्छी कंपनी के जूते डाल लें, कितनी अच्छी कंपनी की जीन्स डाल लें, कितनी इंग्लिश बोल लें, भाषाएं सभी अच्छी हैं, इंग्लिश आप अच्छी बोलिए, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं है कि आप सभी चीज़ों को छोड़ दें। हरियाणा जी के आप करते हैं, सुनील सर करवाते हैं, और 3-4 हैं, विद्यापीठ टाइम्स की है, और कई पब्लिशर की बुक्स हैं, सभी को पढ़िए। एक मेरा सुझाव ये है, किसी भी सब्जेक्ट को सुनील सर कोई भी बच्चा पढ़े तो वो एक पब्लिशर की बुक ना पढ़े, चाहे उसमें मैं भी शामिल हूँ। अगर मैं कोचिंग करता हूँ, मेरे अकेले की मत पढ़ो आप, जो आपको सबसे अच्छी लगती है उसको भी रखो, और एक ही सब्जेक्ट की आप 2-2 बुक्स रखें। मैथ्स जिसका अच्छा है वो डायरेक्ट RS अग्रवाल पे जा सकता है, राकेश यादव पे जा सकता है। अगर बिल्कुल कमज़ोर है तो उसे ल्यूसेंट से शुरू कर सकता है, वहाँ से आपका बेस बनेगा। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा करने के बाद भी हम इंग्लिश को, मैथ्स को अच्छा नहीं कर पाएंगे, फिर आप उनको उतना ही टाइम दीजिए जितना आप कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा GK में, साइंस में और रीजनिंग में अच्छा कर सकते हैं, उनको आप फालतू टाइम दीजिए। एक नंबर की वैल्यू होगी। अगर 1 नंबर भी कम रहा ना तो सिलेक्शन से पॉइंटों में है भैया। यहाँ तो सोशल इकोनॉमिक एरिया ऐसा सिस्टम कर दिया, क्राइटेरिया, तो 1 पॉइंट पे। भाई अमित, जो तेरा कमेंट आ रहा है सोशल इकोनॉमिक्स, मैं मेरी हर क्लास में कहता हूँ, जो फेसबुक वाले हैं वो यूट्यूब पे आ जाओ, और यूट्यूब वाले सारे शेयर करते रहो, फटाफट आ जाओ फटाफट। जो सोशल इकोनॉमिक का जो फंडा बताया सर ने, अमित मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। हमारे हिस्से में सिर्फ मेहनत है। सरकार क्या प्लानिंग करती है, क्या नंबर लगाती है सोशल इकोनॉमिक के जो करती है, वो हम नहीं कर सकते। उसके लिए कोर्ट है, वो कुछ और है, वो लोग होते भी, आपको भी पता है, पॉलिटिशियन है, वो अपने आप में करेंगे उसको। हमारे हिस्से में सिर्फ मेहनत है। ये जो हम करते हैं ना कि सोशल हमारे ऊपर मार पड़ गई, ये हो गया, इसकी बात करने से हमारे अंदर नेगेटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आने से तो रही। तो इस चीज़ को भूल जाओ कि हमारे कहने से कुछ सरकार चेंज करेगी। वो सरकार को देखना उसको क्या करना नहीं करना,
लेकिन हम हमारी स्ट्रेंथ को देखो सिर्फ कि हमें सिर्फ पढ़ना है और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ये सोशल इकोनॉमिक के जो नंबर हैं ये सरकार को देखने सही है या गलत है, लेकिन मैं आज भी बता देता हूं 2014 से 2019 तक लगभग 175 पेपर ले चुकी है। हर घर में जॉब है। अब हर घर में जॉब है तो जो 5-5 नंबर का जो ढकोसला था वो खत्म हो चुका है। 10 से 15% लोग हैं ऐसे हैं जिनको 10-5 नंबर मिल रहे हैं। तो अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आओ कि जो 5-5 नंबर का जो था वो हो चुका है, क्योंकि मोस्टली बच्चे टीजीटी, पीजीटी, एचसीएस में या एचएससी कलरक में, ग्रुप डी में, कांस्टेबल में, सब इंस्पेक्टर में वो लग चुके हैं। तो हर घर में जॉब है, पेरेंट्स जॉब पे हैं, सिस्टर जॉब पे, भाई जॉब पे है। तो अब ये चीजें छोड़ दो कि 5 नंबर का जो सोशल इकोनॉमिक्स का नंबर वाला जो हम फंडा अपने ऊपर लेते हैं कि मेरा इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा, इस चीज को आप छोड़ दो। अब इसको बहम से निकाल दो, पढ़ो प्रॉपर तरीके से, मेहनत करो। और कोई भी किसी भी तरीके की आए, हर टीचर होता है। बबीता मैम हरियाणा जी के अच्छी पढ़ाती, जी के सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। संदीप सिवाच अच्छा पढ़ाते हैं सर, हमारे राकेश सर यादव सर मैथ, अभिनय सर मैथ अच्छा पढ़ाते हैं। काजल मैम यहाँ हमारे मुखर्जी नगर में बायोलॉजी अच्छी पढ़ाती है, भाई हम भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो कोई भी टीचर को आप नॉलेज से देखो, बस हमें उससे नॉलेज लेनी, ना किसी का अंधभक्त बनो। अंधभक्ति पहले ही हमारे देश को पीछे ले जा चुकी है, आपको भी पता होगा। तो अंधभक्त मत बनो। तो कमेंट लेते चला करो। तो सिस्टर जो, हाँ, देयर इज नो अल्टरनेट। हाँ, तो प्रदीप भाई पेन है, हमें भी पता है इन चीजों का, पेन होता है, लेकिन इन चीजों का कोई इलाज नहीं है। तो सर हमें बताएंगे मोटिवेशन के बारे में, तो कविता के माध्यम से बता दो सर कि किस तरीके से हैंडल करें बच्चे जब डिमोरलाइज हों। जो सोशल इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है वो शासन की देन है, और वो बहुत से पैरामीटर के ऊपर सोच के पूरी कमेटी बनती है। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया है। और मैं मान के चलता हूँ अगर 10% स्टूडेंट्स को उसका नुकसान हुआ है तो आप उसको नुकसान मत समझिए, आप तैयारी ऐसी करिए पहले से ही। आप मान के चलिए कि मेरे को 5 नंबर पेपर में ज़्यादा लेने हैं। अगर आप ये मान के चलते सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, और पिछले 2014 के बाद जैसा सुनील सर ने बताया कि 175 के एग्ज़ाम हो चुके हैं, और तो अब नहीं लगता कि किसी गांव में या किसी परिवार में जॉब नहीं है, चाहे वो किसी भी ग्रुप की हो, ग्रुप सी, बी, ए, लेकिन हाँ सबके पास एक जॉब है। और वो 5 नंबर वाला, 10 नंबर वाला वो फंडा खत्म है। अगर आप अभी चांसेस ये हैं कि अब आपको अगर एवरेज पेपर भी आप करेंगे तब भी आप जॉब लग सकते हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई 5 साल पहले तो जो 5 और 10 नंबर मिलते थे वो बहुत बड़ा गैप पैदा करते थे। और आप ये मत मानिए कि शासन हो या आपके कंपटीटर हों, आपके प्रतियोगी साथी हों, वो आपको थाली लेके आएंगे, कहेंगे भैया आइए आप चेयर के ऊपर बैठिए, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अगर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया को आप ख़त्म कर दें और 2014 से पहले का 10-15 साल का एरा एक युग देखें आप, तो युग ऐसा था सुनील सर, कितनी प्रतिभाएं नष्ट हुई जिसको आपकी तरह ये एग्ज़ाम देने का, क्वालिफाई करके जॉब लेने का अवसर ही नहीं मिला। देयर इज़ नो इंटरव्यू सिस्टम, देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी, किसी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं, किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं। जिसको फंसा उसी को लगा दिया। ऐसे ऐसे लोग लग गए जिन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि वो ग्रुप बी की, ग्रुप ए की जॉब लग सकते हैं, और आज वो बड़े बड़े पदों पर आसीन है। आप उन चीज़ों को छोड़िए। आप 2 लाइनों में आपको बताता हूँ, कोई सेज आपके लिए नहीं सजाएगा, कोई पुस्तकें आपको ला के नहीं देगा। आपके मित्र जो हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, उन्हीं से आप एक्सचेंज कीजिए। हर सब्जेक्ट की 1-1, 2-2 बुक्स रखिए, आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। किसी के पास दूसरी है, किसी के पास दूसरी है, और सर बता रहे हैं फ्री में प्रोवाइड करें, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं के आप जो क्वेश्चन पेपर हैं, मैं ये मान के चलता हूँ अगर उसको भी कर लेते हैं तो आपका 60-65% पेपर कवर हो जाएगा, स्पेशली हरियाणा जी के। उनसे क्वेश्चन ही नहीं है, 800 से 1200 क्वेश्चन है हरियाणा जी के घुमा फिरा के किसी से पढ़ ले, उनको वही लेके आएंगे, करंट अफेयर बच जाता है। उसी के लिए तुम राई का पहाड़ बना देते हो, ये नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं सुनील सर जिनके डिफरेंट बुक में डिफरेंट आंसर हैं। हाँ, और वो ऐसे क्वेश्चन जैसे हिंदी में समास आते हैं, 2-3-5 वर्ड ऐसे हैं जिसमें बहुवरी मिलेगा, क्रमधारय मिलेगा। अब वो जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है, आंसर जो सेट करता है, वो उसको पता है कि ए ऑप्शन सही है कि बी ऑप्शन सही है। तो बच्चों आपने चिंता नहीं करनी, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, जो डाउटफुल होते हैं। अगर कोई पूछ भी लेता तो वो आप अकेले के लिए नहीं है, वो जितने भी सैकड़ों लाखों बच्चे पेपर देते हैं वो सबके लिए है। आप अपना पूरे का पूरा कंसंट्रेट करें स्टडी के ऊपर। एजुकेशन के बाद भाई अमन, पॉजिटिविटी तो अपने आप से आती है, कोई मार्केट में नहीं मिलती। सारे फेसबुक वाले यूट्यूब पे आ जाओ और फेसबुक वाले शेयर करते रहा करो। आ जाओ फेसबुक वाले, यूट्यूब पे आ जाओ सारे। तो मैं सुनील सर ये बता रहा था कि कोई ये सोचता है सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया या कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें से मतलब इक्वलिटी का वो
इक्वलिटी नहीं हो सकती हर व्यक्ति की, हर स्टूडेंट्स की। गांव में जब हम देखते हैं तो सारी फैमिलीज बराबर नहीं है, वहाँ पे फाइनेंशियली साउंड लोग भी हैं, वहाँ पे वीकर सेक्शन के लोग भी हैं। ये जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया था, गवर्नमेंट जो शासन बनाता है वो सभी को देख के बनाता है, पूरी कमेटी का डिसीजन होता है। लेकिन आप अपनी क्षमताओं को कम ना आंकें, ये मत आंकिए कि उनको 5 या 10 नंबर मिलेंगे और हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ से भी अच्छा कर सकते हो। आप अपना टारगेट सेट करिए कि मेरे को 5 या 10 नंबर ज़्यादा लेने हैं। और कांस्टेबल की जो सब इंस्पेक्टर की पीछे, पटवारी की, क्लर्क की जो भर्तियाँ हुई बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुई हैं, लेकिन आज भी अगर लोगों से आप बात करोगे वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मतलब बगैर पैसे के नौकरी मिल सकती है। मेरी आपकी सभी से गुजारिश है, जितने भी स्टूडेंट आपके स्टडी मंत्रा ऐप पे हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि किसी को पैसे देने की कोशिश आप ना करें। अपनी मेहनत पे, अपनी स्ट्रेटजी पे, अपनी कंपिटेंसी के ऊपर आप विश्वास करें तो आप एक दिन निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। अगर आज भी इतनी अच्छी परिस्थितियों में भी आप जॉब नहीं लग पाए तो ये मौका मेरे को नहीं लगता ज़िंदगी में कभी दोबारा आएगा। तो मैं इसी से बता दूं सर, फेसबुक को क्लोज कर दो, फेसबुक वाले यूट्यूब पे आ जाओ सारे भाई फटाफट। कपिल, अगर भाई सिस्टर जॉब पे हो और अनमैरिड है तो 5 नंबर नहीं मिलेंगे, अगर सिस्टर मैरिड है उसके बाद मिलेंगे क्योंकि वो घर पे है। तो इसका कॉन्सेप्ट किसी दिन डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ हाँ, देखो मैं बताऊंगा। विशाल, विवेक, बेटा लेट होगा कोई बात नहीं, आ जाओ सारे यूट्यूब पे आ जाओ। कर दो सर फेसबुक वाले यूट्यूब पे आ जाओ, क्योंकि यार दोनों कमेंट सही नहीं रहते। अमित भाई नमस्ते, गुड इवनिंग भाई, अमन खरब, सारे यूट्यूब पे आ जाओ, क्योंकि दोनों इधर भी देखना पड़ा और उधर भी देखना है। आ जाओ यूट्यूब पे आ जाओ सारे फटाफट।